उस रात अगर माधव रुक जाता तो किसी औरत की सांस रुक जाती। बर्फ से ढकी उस अंधेरी सड़क पर वह अपनी साइकिल नहीं, किसी की आखिरी उम्मीद को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को छूती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी शुरू होती है धौलागढ़ से। धौलागढ़ पहाड़ों के बीच बसा वह कस्बा जहां सर्दी केवल मौसम नहीं थी, वह लोगों की जिंदगी में घुली हुई एक सच्चाई थी। यहां सुबह का मतलब था जमी हुई जमीन, सफेद धुंध और सांस से निकलता धुआं। सूरज निकलता तो था पर उसकी रोशनी में भी कोई भरोसा नहीं होता। उस सुबह भी माधव बाकी लोगों से पहले उठ गया था। नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर छत की दरारों से टपकती बर्फीली हवा पर पड़ी। उसने चुपचाप करवट बदली। बगल में उसकी पत्नी नीरा सो रही थी। दोनों बच्चे, 8 साल का गोपाल और 5 साल की काव्या, एक दूसरे से चिपके हुए पुराने कंबल में लिपटे थे। माधव ने बहुत धीरे से कंबल को ठीक किया ताकि बच्चों की नींद न टूटे। उसका पेट खाली था पर आदत हो चुकी थी। खाली पेट ही दिन काटना है, वह मन ही मन बुदबुदाया। उसने गले में पुरानी ऊनी शॉल डाली जो कभी सफेद रही होगी, पर अब समय और गरीबी ने उसे भूरा कर दिया था। दरवाजा खोलते ही बर्फीली हवा ने चेहरे पर तमाचा मारा। माधव ने आंखें मूंद ली। हे भगवान, आज कुछ काम मिल जाए। धौलागढ़ का बस स्टेशन कस्बे की धड़कन था। यहीं से रोज कुछ लोग शहर जाते और कुछ सपने लौटते। माधव अपनी पुरानी साइकिल को धकेलता हुआ पहुंचा। टायर कई जगह से घिस चुके थे, चेन से आवाज आती थी, लेकिन यही उसकी रोजी थी। वह एक कोने में खड़ा हो गया। आसपास और भी मजदूर थे, कोई बोरी ढोने वाला, कोई लकड़ी काटने वाला। सबके चेहरे एक जैसे थे, थके हुए, चुप और उम्मीद से भरे। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, कोट पहने, साथ में उसका बेटा। माधव तुरंत आगे बढ़ा। साहब, सामान उठा दूं, बस तक छोड़ दूं? आदमी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। फटी शॉल, ठंडी से नीली पड़ती उंगलियां। इतनी ठंड में? तुमसे होगा भी, रहने दो। वे आगे बढ़ गए। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसकी उंगलियां साइकिल की हैंडल पर कस गईं। कुछ कह नहीं पाया। गरीबी अक्सर आवाज छीन लेती है। थोड़ी दूर एक छोटा सा चाय का ठेला था। हरिया काका आग जलाए बैठे थे। आओ माधव, हाथ सेंक लो। माधव चुपचाप बैठ गया। काका ने चाय बढ़ाई। काका, उधार बहुत हो गया। हरिया काका हंसे। उधार नहीं बेटा, इंसानियत है। माधव ने आधा कप लिया। गर्म चाय सीधे दिल तक उतर गई। उसी वक्त एक लड़की वहां आकर रुकी। भारी बैग, चेहरे पर घबराहट। भैया, बस अड्डे तक छोड़ दोगे? माधव चौंक गया। हाँ बहन, क्यों नहीं? लड़की साइकिल के पीछे रखे छोटे कैरियर पर बैठ गई। माधव पैडल मारने लगा। हवा तेज थी, सड़क सुनसान। भैया, आप कांप रहे हो? ठंड सबको लगती है। माधव मुस्कुराया। बस मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। लड़की चुप हो गई। बस अड्डे पर पहुंचकर उसने पूछा, कितने पैसे? 30 रुपए दे देना। लड़की ने 200 रुपए निकाल दिए। नहीं, माधव ने हाथ पीछे कर लिया। इतने नहीं, आप ईमानदार हैं, लड़की बोली। ये मेहनत की कीमत है। कुछ पल बाद माधव ने पैसे रख लिए। उसकी आंखें भर आईं। लौटते समय उसने देखा एक बूढ़ी औरत अपने पोते को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा खांस रहा था, बदन तप रहा था। दवा के पैसे नहीं है बेटा। माधव ने जेब टटोली। 200 रुपए में से 100 रुपए निकाले और औरत के हाथ में रख दिए। बच्चे सब एक जैसे होते हैं अम्मा। उस रात जब सब सो चुके थे, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। माधव चौंक गया। बाहर एक आदमी था, रोता हुआ। भैया, मेरी पत्नी, उसे अस्पताल ले जाना है। माधव ने ठंडी हवा, अंधेरा और अपने कांपते हाथ देखे। फिर उस आदमी की आंखें। वह बिना कुछ बोले साइकिल उठाने लगा। माधव बिना एक शब्द बोले साइकिल बाहर ले आया। रात की ठंड दिन से कहीं ज्यादा क्रूर थी। धौलागढ़ की सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ हवा की सीटी और साइकिल की चरमराहट। पीछे बैठा आदमी अपनी पत्नी को कसकर थामे था। पानी, पानी। औरत की आवाज बेहद धीमी थी। बस थोड़ी देर, आदमी रोते हुए बोला। अस्पताल पास ही है। माधव ने पैडल तेज कर दिया। उसकी उंगलियां अब सुन्न पड़ चुकी थीं। पैर जैसे लकड़ी के बन गए हों, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं रुका तो किसी की सांस रुक जाएगी। अचानक सामने सड़क धंसी हुई थी। भैया, गड्ढा, पीछे से आवाज आई।
साइकिल उछली। माधव संभलते संभलते गिरते गिरते बचा। घुटने में तेज दर्द उठा, पर वह रुका नहीं। माफ करना, उसने हाँफते हुए कहा। रुकेंगे तो देर हो जाएगी। और वह फिर पैडल मारने लगा। ठंड अब हड्डियों में उतर चुकी थी। अचानक सामने रोशनी चमकी। एक पुलिस जीप सड़क पर आकर रुकी। ए, इतनी रात को कहां जा रहे हो? माधव रुक गया। पीछे बैठा आदमी लगभग चिल्ला पड़ा। साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिपाही ने टॉर्च मारी। औरत की हालत देखकर उसका चेहरा बदल गया। ये तो बहुत गंभीर है। कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, तुम आगे चलो, हम पीछे से रास्ता साफ करेंगे। माधव की आंखों में आभार छलक आया। पुलिस जीप की रोशनी में साइकिल जैसे उड़ रही थी। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही नर्सें दौड़ पड़ी। औरत को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अगर 5 मिनट और देर हो जाती, डॉक्टर बोले, तो मरीज नहीं बचती। पीछे खड़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। भैया, तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। माधव मुस्कुराना चाहता था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे, इसे क्या हो गया? माधव जमीन पर गिर चुका था। उसे तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी। शरीर पूरी तरह ठंड से सुन्न हो चुका है। हाइपोथर्मिया है। इलाज में खर्च आएगा, डॉक्टर ने कहा। आदमी तुरंत बोला, पैसे की चिंता मत कीजिए, जो लगेगा मैं दूंगा। इलाज शुरू हुआ। सुबह की पहली रोशनी के साथ नीरा की आंख खुली। माधव बिस्तर पर नहीं था, दिल बैठ गया। कुछ देर बाद पुलिस वाला और वही आदमी दरवाजे पर आए। भाभी जी, घबराइए मत, आपके पति ने किसी की जान बचाई है। नीरा रो पड़ी। माधव घर लौटा, कमजोर, थका हुआ। नीरा ने उसे बिस्तर पर लिटाया। अब बस, उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब यह काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? माधव की आवाज टूट गई। नीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं रोटियां बहुत अच्छी बनाती हूं। ठंड में गरम रोटियां लोग जरूर खरीदेंगे। माधव उसकी ओर देखता रह गया। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। सुबह की ठंड पहले से ज्यादा तीखी थी। नीरा चूल्हे के सामने बैठी थी। लकड़ियां सुलग रही थीं। आग की हल्की आंच से उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं। आटे में नमक, थोड़ा सा तेल और ढेर सारा भरोसा। माधव बिस्तर पर बैठा सब देख रहा था। इतनी मेहनत मत करो, उसने धीमे से कहा। नीरा मुस्कुराई। मेहनत से ही तो जिंदगी गर्म रहती है। रोटियों की खुशबू घर के कोने कोने में फैलने लगी। गोपाल और काव्या नींद से उठकर रसोई में आ गए। मां, आज रोटियां बिकेंगी ना? काव्या ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, नीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। माधव ने अपना पुराना थैला उठाया। आज मैं रघुनाथ सेठ के पास जाऊंगा, उसने कहा। नीरा समझ गई। सेठ कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी था। उधार देता था, पर कीमत भी वसूलता था। माधव का दिल बैठ रहा था, पर और कोई रास्ता नहीं था। रघुनाथ सेठ का घर धौलागढ़ में सबसे बड़ा था। भारी दरवाजा, ऊंची दीवारें। सेठ अपने नौकर पर चिल्ला रहा था, 3 बार कहा था सही सामान लाओ। माधव चुपचाप खड़ा रहा। अरे माधव, सेठ की नजर उस पर पड़ी। कहो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, थोड़े पैसों की जरूरत है। कितने? 6,000 रुपए। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। दूंगा, लेकिन एक शर्त। माधव का दिल धक से रह गया। अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी छोटी सी जमीन मेरी हो जाएगी। माधव ने आंखें मूंद ली। वही जमीन जिस पर उसके पिता की यादें थीं, लेकिन बच्चों के चेहरे आंखों में घूम गए। मंजूर है, उसने सिर झुका दिया। माधव बाजार से आटा, सब्जी, तेल खरीद लाया। नीरा ने चूल्हा संभाला। रोटियां सेंकी जा रही थीं, सब्जी खदबदा रही थी। लो, नीरा ने टोकरा थमाया। भगवान का नाम लेकर जाओ। माधव गलियों में निकला। गरम रोटियां ले लो, ताजी बनी हैं। पहले कोई नहीं रुका। उसका दिल बैठने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत ठिठकी। कितने की? 5 रुपए। उसने एक रोटी ली, खाई, आंखें चमक उठी। बहू ने हाथ में जादू रखा है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। टोकरा खाली हो गया। माधव के हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, खुशी से। घर लौटकर उसने पैसे नीरा के हाथ में रखे। नीरा की आंखें भर आईं। देखा, उसने कहा, भगवान रास्ता दिखा देता है। चौपाल के कोने में एक आदमी सब देख रहा था। भानु। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जलन थी। आज रोटियां, वह बुदबुदाया। कल कुछ, उस सुबह धौलागढ़
कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सर्द हवा अब भी चल रही थी, लेकिन माधव के घर में आज ठंड से ज्यादा उत्साह था। नीरा भोर से ही जाग गई थी। चूल्हे पर आग जल रही थी और तवे से उठती खुशबू आज पहले से ज्यादा भरोसेमंद लग रही थी। आज ज्यादा रोटियां बनाऊं? नीरा ने पूछा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज डर नहीं लग रहा। माधव टोकरा लेकर निकला। आज आवाज में झिझक नहीं थी। गरम रोटियां, घरेलू स्वाद। पहली ही गली में 3 लोग रुक गए। कल वाली रोटियां थी ना? हाँ वही। थोड़ी ही देर में टोकरा आधा खाली। माधव को खुद पर यकीन होने लगा। दोपहर तक माधव चौपाल पहुंचा। यहां कस्बे के बुजुर्ग, मजदूर और दुकानदार बैठते थे। आज सबकी नजर माधव पर थी। अरे माधव, आज जल्दी बिक गई। बहू के हाथों में स्वाद है, किसी ने कहा। माधव शर्मा गया। शाम को माधव पैसे लेकर लौटा। नीरा ने गिनती की। इतने? उसकी आंखें चमक उठी। गोपाल बोला, अब हम रोज खा पाएंगे ना? माधव ने उसे गोद में उठा लिया। रात को नीरा बोली, टोकरा छोटा पड़ रहा है, अगर ठेला हो जाए। माधव चुप रहा, फिर बोला, रिक्शा पड़ा है। नीरा की आंखें चमक उठी। अगले दिन माधव अपना पुराना रिक्शा लोहार शंभू के पास ले गया। ठेला बन जाएगा? बन जाएगा, शंभू मुस्कुराया। मेहनत की चीज है। शाम तक रिक्शा एक साफ सुथरे ठेले में बदल गया। अब रोटियां ठेले पर सजी थीं। नीरा ने साफ कपड़ा बिछाया, ढक्कन लगाए। माधव ने पहली बार गर्व से आवाज लगाई, गरम रोटियां, घर जैसा स्वाद। भीड़ लग गई। दूर खड़ा भानु सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। रिक्शे वाला, वह बुदबुदाया, अब ठेले पर आ गया। उसकी पत्नी धीमे से बोली, ज्यादा उड़ रहा है। भानु की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। शाम को कस्बे का मुखिया हरगोविंद आया। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मेहमानों के लिए रोटियां चाहिए। माधव हक्का बक्का रह गया। कर दोगे? माधव ने हाथ जोड़ दिए। जी, पूरी ईमानदारी से। मुखिया मुस्कुराया। मुखिया के जाते ही भानु फुसफुसाया, अगर यह ऑर्डर पूरा हो गया तो यह हमसे आगे निकल जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, कुछ करना पड़ेगा। भानु की आंखों में अंधेरा उतर आया। मुखिया के जाने के बाद घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। नीरा चूल्हे के पास बैठी आटे की थैली को देख रही थी। इतनी सारी रोटियां? उसने धीरे से कहा, पहली बार इतना बड़ा काम है। माधव ने लंबी सांस ली। डर लग रहा है? नीरा ने पूछा। डर नहीं, माधव बोला, जिम्मेदारी भारी है। उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं आई। अगले दिन से घर एक छोटी सी रसोई नहीं, कारखाना बन गया। सुबह से रात तक चूल्हा जलता रहा। नीरा की हथेलियां छिल गईं, पर चेहरे पर शिकायत नहीं थी। गोपाल और काव्या आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते। देखो पापा, गोपाल हंसकर बोला, मैं भी काम कर रहा हूं। माधव ने उसे सीने से लगा लिया। उसी गली के मोड़ पर भानु और उसकी पत्नी सब देख रहे थे। इतनी मेहनत? पत्नी बोली, अगर शादी में सब चला गया। भानु ने दांत पीसे, तो हमारी दुकान कौन देखेगा? उसके दिमाग में कुछ काला पक रहा था। शादी से 1 रात पहले सारी रोटियां तैयार थीं। नीरा ने टोकरियां गिनी। सब ठीक है, उसने राहत की सांस ली। माधव ने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई। आज भगवान भी हमारे साथ हैं। दोनों थक कर सो गए। आधी रात, सन्नाटा। दरवाजे के पास परछाइयां हिली। भानु और उसकी पत्नी चुपके से अंदर घुसे। टोकरियां देखकर उनकी आंखें 12 चमक उठीं। बस यही चाहिए था, भानु फुसफुसाया। उन्होंने एक एक करके सारी टोकरियां उठा ली। दरवाजा फिर से बंद कर दिया। रात ने कुछ नहीं कहा। सुबह नीरा सबसे पहले उठी। रसोई में कदम रखते ही उसकी सांस रुक गई। टोकरियां खाली। हे भगवान! उसके हाथ कांपने लगे। वह दौड़कर माधव के पास आई। सब चोरी हो गया। माधव को जैसे किसी ने जमीन से उखाड़ दिया। अब क्या करेंगे? नीरा रो पड़ी। माधव चुप रहा। उसकी आंखों में हार नहीं, शर्म थी। मैं मुखिया के पास जाऊंगा। नीरा ने उसका हाथ पकड़ा। सच बताना। माधव ने सिर हिलाया। मुखिया मेहमानों की सूची देख रहा था। माधव सामने खड़ा था, झुका हुआ। क्या बात है? मुखिया ने पूछा। रोटियां रात में चोरी हो गईं। मुखिया की भौहें तन गईं। चोरी? शादी आज है, शाम तक फिर बना दूंगा, माधव बोला। मुखिया की आवाज सख्त हो गई। अगर शाम तक नहीं पहुंची तो याद रखना। लौटते समय माधव भानु के घर के पास रुका। उसने देखा भानु का बेटा रोटी खा रहा था। गरम वही रोटियां।
माधव का दिल बैठ गया। ये रोटियां कहां से आईं? पापा लाए हैं, बच्चे ने मासूमियत से कहा। सारी तस्वीर साफ हो गई। माधव घर पहुंचा। नीरा, हमारे साथ धोखा हुआ है। नीरा ने उसकी आंखों में देखा। तो सच सामने लाओ। माधव ने गहरी सांस ली। हां, उसने कहा, अब डरने का वक्त नहीं। सुबह की धूप धौलागढ़ में देर से आती है। माधव ने रात भर आंख नहीं लगाई थी। नीरा चुपचाप उसके पास बैठी रही। डर लग रहा है? नीरा ने पूछा। माधव ने सिर हिलाया। लेकिन सच से भागूंगा नहीं। उसने जूते पहने और बाहर निकल पड़ा। मुखिया हरगोविंद दरवाजे पर ही खड़ा था। फिर आ गए? उसकी आवाज में नाराजगी थी। जी, माधव बोला, आज बहाना नहीं, सच बताने आया हूं। कहो। मेरी रोटियां भानु ने चुराई हैं। मुखिया चौंक गया। सबूत? उसके बेटे के हाथ में मेरी ही रोटियां थीं। मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। चलो। मुखिया अपने लोगों के साथ भानु के घर पहुंचा। भानु, बाहर आ। भानु घबराया हुआ निकला। क्या बात है मुखिया जी? घर की तलाशी। भानु कुछ बोल पाता उससे पहले ही टोकरियां बाहर आ गईं। रोटियां, गरम। सबकी नजरें भानु पर टिक गईं। भानु के चेहरे से रंग उड़ गया। माफ कर दीजिए, वह गिड़गिड़ाया। जलन में अंधा हो गया था। उसकी पत्नी भी रो पड़ी। मुखिया गरजा, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल किसी और की मेहनत लुटेगा। सजा मिलेगी। लोगों ने भानु को सबक सिखाया। गांव चुप था। मुखिया ने रोटियां माधव को सौंपी। ये तेरी मेहनत है और तू इस गांव की शान है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। शादी में रोटियां पहुंची। मेहमान खुश। मुखिया ने सबके सामने कहा, जिसने मेहनत की वही जीता। शाम को माधव और नीरा ठेले के पास बैठे थे। ठंड अब भी थी, लेकिन डर नहीं था। माधव ने कहा, सफर लंबा है। नीरा मुस्कुराई, पर अब रास्ता हमारा है। शादी के बाद धौलागढ़ में माधव का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। जिस चौपाल पर कभी वह चुपचाप खड़ा रहता था, आज वहीं लोग उसे बुलाते। अरे माधव, आज कितनी रोटियां बनाई? ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। कमाई अब पहले से बेहतर थी। नीरा खुश थी, पर उसके चेहरे पर एक चिंता छुपी रहती। एक शाम नीरा ने धीरे से कहा, माधव, सेठ का कर्ज। माधव चुप हो गया। 6,000 रुपये का उधार अब भी सिर पर था, साथ में शर्त का डर। मैं चुका दूंगा, माधव बोला, धीरे धीरे। पर वह खुद जानता था, सेठ धीरे पसंद नहीं करता। अगले ही दिन रघुनाथ सेठ का आदमी आया। सेठ जी ने बुलाया है। माधव का दिल धक धक करने लगा। सेठ अपने बड़े कमरे में बैठा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। सुना है बड़ा नाम हो गया है? उसने तंज कसा। मेहनत से, माधव ने सिर झुकाकर कहा। सेठ हंसा। मेहनत से पैसा आता है, पर समय पर उधार लौटाना और भी जरूरी है। माधव ने जेब से कुछ नोट निकाले। ये पहली किश्त। सेठ ने हाथ उठाकर रोक दिया। पूरा नहीं तो कोई मतलब नहीं। सेठ आगे झुका। याद है शर्त? जमीन। माधव का गला सूख गया। 1 महीना देता हूं, सेठ बोला, फिर देखेंगे। उस रात हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। माधव देर तक आग के पास बैठा रहा। नीरा ने उसका हाथ थामा। डरो मत, उसने कहा, हमने पहले भी अंधेरा देखा है। अगले हफ्ते मौसम बिगड़ गया। बर्फबारी तेज हो गई। गांव के रास्ते बंद, भीड़ कम। ठेले पर रोटियां बचने लगीं। माधव का दिल बैठने लगा। दूर से भानु ये सब देख रहा था। पिटाई के बाद वह चुप था, पर उसकी आंखों में अब भी जर था। देखते हैं, वह बुदबुदाया, कब तक चलता है इसका ठेला? उस रात नीरा ने कहा, अगर रोटियां नहीं बिक रही तो कुछ और जोड़ते हैं। क्या? सब्जी और सुबह का नाश्ता। माधव ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, तू सच में मुझसे ज्यादा बहादुर है। अगली सुबह ठेले पर रोटियों के साथ गरम सब्जी भी थी। पहला ग्राहक रुका। आज कुछ नया है? नीरा की आवाज पीछे से आई। हाँ भैया, आज हिम्मत भी गरम है। माधव मुस्कुराया, पर उसे पता था असल लड़ाई अभी बाकी है। धौलागढ़ की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। बर्फ गिरनी बंद हो चुकी थी, पर हवा में नमी और सन्नाटा था। माधव ठेला लगाते हुए चारों तरफ देख रहा था। भीड़ कम थी, लोग जेब बचाकर चल रहे थे। नीरा ने धीमे से कहा, आज कम लोग आएंगे। माधव ने सिर हिलाया, पर जो आएंगे उन्हें भूख जरूर होगी। दोपहर तक सेठ का एक मुंशी आया, हाथ में कागज। ये नया हिसाब है। माधव ने देखा, तेल, आटा, सब्जी, सबका दाम बढ़ा हुआ। इतना कैसे? माधव चौंका। मुंशी ठंडे स्वर में बोला, सेठ जी का हुक्म है। माधव समझ गया, यह सिर्फ कारोबार नहीं, दबाव था।
उसी शाम भानु ठेले के पास आकर खड़ा हो गया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। काम अच्छा चल रहा है, वो बोला। माधव चुप रहा। सुना है सेठ जी ने माल महंगा कर दिया? भानु की आंखों में तंज था। दुनिया बड़ी बेरहम है माधव। वह हंसता हुआ चला गया। रात को तेज हवा चली, ठेला घर के बाहर बंधा था। अचानक एक जोर की आवाज आई। माधव बाहर दौड़ा। ठेला उलटा पड़ा था, बर्तन टूटे हुए, सब्जी बिखरी। नीरा की चीख निकल गई। ये किसने किया? माधव कुछ नहीं बोला। उसे जवाब पता था। घर में सन्नाटा था। गोपाल डर से मां से चिपक गया। पापा, हम फिर गरीब हो जाएंगे? माधव ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा। पर उसकी आवाज खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। नीरा देर तक चुप रही, फिर बोली, माधव, अगर सब छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? माधव ने कहा, हाथ। नीरा मुस्कुराई। तो हाथ से फिर बनाएंगे। अगले दिन सेठ खुद आया। समय खत्म हो रहा है, उसने कागज थमाया। या पैसा या जमीन। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात माधव बाहर बैठा रहा। आसमान में तारे छुपे थे। नीरा उसके पास आई। तुम टूटना मत, उसने कहा। मैं हूं। माधव ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे एहसास हुआ, असल पूंजी यही औरत है। अचानक माधव बोला, अगर ठेला नहीं तो लोगों तक खुद चलेंगे। नीरा ने पूछा, कैसे? गांव गांव, शहर के मजदूर। नीरा की आंखें चमक उठी। सुबह होते ही नीरा फिर चूल्हे पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, पर मन मजबूत था। माधव ने टूटा ठेला देखा, फिर आसमान की ओर। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। सुबह अंधेरे में माधव और नीरा निकले। पीठ पर टोकरियां, हाथ में गरम रोटियां। धौलागढ़ पीछे छूट रहा था। रास्ता पत्थरीला था, पर कदम ठोस। थक जाओगे, नीरा बोली। थकना बुरा नहीं, माधव मुस्कुराया। रुकना बुरा है। शहर पहुंचे तो धुआं, शोर, भीड़, मजदूरों की लाइनें कारखानों के बाहर। माधव ने आवाज लगाई, गरम रोटी, सस्ती और साफ। कुछ लोग रुके। पहली बिक्री हुई। नीरा ने नोट गिने। कम थे, पर उम्मीद थे। भीड़ में एक आदमी ठहरा, साफ कपड़े, तेज नजर। तुम रोज आते हो? उसने पूछा। आज पहला दिन, माधव बोला। काम अच्छा है, आदमी बोला, पर तरीका बदलो। उसने एक कार्ड दिया। कल मिलना। रात को नीरा ने कार्ड देखा। भरोसा करें? माधव ने कहा। अगर डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगले दिन वे एक छोटे ऑफिस पहुंचे। नाम लिखा था, सहारा फूड सप्लाई। आदमी ने कहा, मजदूरों को रोज खाना चाहिए, अगर तुम समय पर दे सको। माधव ने हामी भरी, पर शुरुआत में माल तुम्हें लाना होगा। भुगतान महीने के बाद। नीरा चुप हो गई। माधव सोच में पड़ गया। महीना लंबा था, पर मौका बड़ा। माधव ने कागज पर साइन किया। नीरा की आंखों में डर और गर्व दोनों थे। भगवान साथ हो, उसने कहा। अब रोज सुबह 4 बजे उठना। सैकड़ों रोटियां शहर तक ढुलाई। माधव का शरीर टूटने लगा, पर ऑर्डर नियमित था। रात को माधव हिसाब जोड़ता। खर्च ज्यादा, आज भुगतान का दिन था। नीरा ने हिसाब की कॉपी खोली। अगर पैसे मिले, उसने धीरे कहा, तो सेठ का आधा कर्ज उतर जाएगा। माधव ने सिर हिलाया, पर दिल में अजीब सी घबराहट थी। वे सहारा फूड सप्लाई के ऑफिस पहुंचे। दरवाजा बंद, ताला लगा। माधव ने पड़ोस की दुकान से पूछा, यहां का मालिक? दुकानदार ने कंधे उचका दिए। 2 हफ्ते पहले सब समेट कर चला गया। नीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। माधव दीवार से टिक गया। सब खत्म। 1 महीने की मेहनत, उधार का माल, बिना पैसा। नीरा की आंखों में आंसू भर आए। घर कैसे चलाएंगे? उसी वक्त एक मजदूर आया। आप ही खाना देते थे ना? हाँ। ठेकेदार ने पैसे तो दिए थे, वह बोला, पर उसने कहा वो आपको दे देगा। माधव समझ गया, धोखा। शाम को सेठ का आदमी पहुंचा। सेठ जी ने कहा है, कल आखिरी दिन है। पैसा या जमीन? नीरा चिल्ला पड़ी। हम लुट गए हैं। उस रात नीरा चुपचाप बाहर गई। सुबह वह एक कागज लेकर लौटी। यह क्या? माधव ने पूछा। मेरे गहने गिरवी रखे हैं, इतना तो हो जाएगा कि समय मिल जाए। माधव रो पड़ा। सुबह गांव में खबर फैल गई। लोगों को याद आया, शादी की रोटियां, ईमानदारी, मेहनत। कुछ लोग माधव के साथ सेठ के घर पहुंचे। मुखिया हरगोविंद भी आया। सेठ, उसने सख्ती से कहा, अब बहुत हो गया। या तो इंसाफ से बात होगी या गांव फैसला करेगा। सेठ का रंग उड़ गया। सेठ को झुकना पड़ा। जमीन बच गई। कर्ज की नई शर्त बनी। माधव की आंखों में फिर से रोशनी आई। कुछ महीनों बाद माधव का छोटा सा ढाबा खुला। नाम था
नीरा की रोटी नीरा चूल्हे पर थी, माधव बाहर। ठंड अब भी थी, पर घर में आग जलती थी। ठंड। धौलागढ़ आज भी वैसा ही था। सुबह की ठंड, पहाड़ों से उतरती धुंध और हवा में वही पुरानी सिहरन। पर एक चीज बदल गई थी। अब उस ठंड में डर नहीं था। नीरा की रोटी। सड़क के मोड़ पर लकड़ी का छोटा सा ढाबा, ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड, नीरा की रोटी। अंदर चूल्हा जल रहा था। आग शांत थी पर मजबूत। नीरा रोटियां सेक रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में उजाला। अगली पीढ़ी। गोपाल अब बड़ा हो गया था। स्कूल की किताबें ढाबे के कोने में रखी थी। काव्या माँ की मदद करती। माँ, आज ज्यादा लोग आएंगे? नीरा मुस्कुराई। मेहनत हो तो लोग खुद आते हैं। माधव की खामोशी। माधव बाहर बैठा चाय पी रहा था। वो ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी चुप्पी में अब हार नहीं, तसल्ली थी। जिस आदमी के पास कभी देने को कुछ नहीं था, आज उसके पास सम्मान था। गांव का आईना। मुखिया हरगोविंद कभी कभी आ जाता। माधव, वो कहता, तूने सिखा दिया कि गरीब होना गुनाह नहीं, हार मानना गुनाह है। माधव बस सिर झुका देता। भानु की परछाई। भानु अब भी गांव में था। कम बोलता, नजरें झुकी रहती। कभी कभी ढाबे के सामने से गुजरता। माधव उसे रोकता नहीं, क्योंकि माफी सबसे बड़ी सजा होती है। ठंड की रात। एक रात भारी ठंड पड़ी। नीरा ने आग सुलगाई। माधव ने कहा, याद है जब घर में आग बुझ गई थी? नीरा बोली, हाँ, पर पेट में आग जल रही थी। दोनों चुप हो गए। आग जलती रही। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धौलागढ़ के लोग आज भी कहते हैं कि अगर कभी लगे कि जिंदगी बहुत ठंडी हो गई है, तो माधव को याद करना। उसने सिखाया, बर्फ में भी रोटियां पक सकती हैं। अंतिम पंक्ति, कहानी का सार। आग बाहर से नहीं, अंदर से जलाई जाती है।